उम्र 60 और तजुर्बा यही कि लोगों के मुंह से हमेशा एक ही बात सुनी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उस एक दिन ठीक होने में 60 साल लग जाएंगे, किसी ने नहीं कहा। पर इन 60 सालों की उम्र में एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ठीक होने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। औरत होना आदत पड़ जाएगी। इसी को शायद हमारे बुज़ुर्ग लोग ठीक होना कहते थे। उम्र के इस पड़ाव में आंटी कहती हैं कि अगर मुझे थोड़ा समय पीछे ले जाए और कुछ ठीक करने का मौका दें तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ठीक कर सकूं, क्योंकि बचपन से लेके अब तक मैंने सिर्फ दुख ही दुख देखा है। मैंने पूरी ज़िंदगी अपने माता पिता की बात मानी, अपने बड़े बुज़ुर्गों के कहने पे चली। मैं चाहती तो अपने लिए एक कदम उठा सकती थी, पर मैं नहीं उठा पाई, क्योंकि सब ने मुझे एक ही चीज़ कही कि एक दिन सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। आज कोई नहीं खड़ा मेरे पास, कोई नहीं है मेरे आसपास। आंटी का जन्म एक लोअर मिडिल क्लास में हुआ था, जहां उनके पिताजी की कहीं फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी हुआ करती थी। 3 भाई बहनों का परिवार और माँ हाउसवाइफ। आंटी का बचपन ही ऐसे हुआ था कि जहां घर में आए दिन सुबह शाम कलेश होते थे, मार कुटाई होती थी। आंटी का पैदा होना तो उनके हाथ में नहीं था, पर ऐसे घर में पैदा होना ना जाने किन कर्मों की सज़ा थी। हर दिन घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाइयाँ होती थीं। वो लड़ाइयाँ दोस्तों छोटी मोटी नहीं थी। उस लड़ाइयों में माँ बहन की गालियाँ और एक दूसरे के ऊपर हाथापाई होती थी। जब तक कहीं से भी दोनों में से किसी एक का खून ना बहने लग जाए, तब तक वो लड़ाई रुकती नहीं थी। अब तो ऐसा हाल हो गया था कि आस पड़ोसियों ने भी बीच बचाव करना बंद कर दिया था। हम छोटे थे और सहम जाते थे। बाप की थोड़ी सी तनख्वाह में घर चलना ही बहुत मुश्किल होता था, ऊपर से उसकी दारू की लत, और उसका जो एक आदमियों का घमंड होता है ना, वो भी इतना सर चढ़ के बोलता था कि कमाऊंगा तो मैं ही बाहर जा कर के, तू बाहर नहीं जाएगी। माँ को बाहर काम करने नहीं भेजता था, कहता था कि तू रंडीबाजी करेगी। रात में जो आदमी पी करके माँ को काम करने के लिए मना करता था, वही दूसरे दिन सुबह नहा धो करके माँ को ये ताने दिया करता था कि दिन भर बैठ करके केवल चढ़ती रहती है, थोड़ा हाथ पैर हिला और कहीं जाके काम मांग। ज़िंदगी बहुत ही डरावनी थी हमारी। अक्सर घर में माँ को रोते हुए ही देखा है। अक्सर ऐसा होता था कि हम सुबह उठते थे और माँ के या तो हाथ टूटा हुआ होता था, या नील पड़ा हुआ होता था, या मुंह फूटा हुआ होता था, या कहीं से कटा फटा कहीं से भी खून निकल रहा होता था। अक्सर अति हो जाने पर माँ अपने बड़े बुज़ुर्गों को, जेठों को, ससुर को, इन सबको घर बुला करके अपनी परेशानियाँ बताया करती थी। लेकिन सब मतलबी होते हैं। मैंने सबको सिर्फ घर में आकर के खाते पीते जाते देखा है। सब एक ही चीज़ बोलते थे, नहीं नहीं, घर का आदमी है, कमाऊ है, आदमी का सर साया तेरे सर से चला जाएगा तो तेरी क्या औकात रह जाएगी। और एक ही शब्द सुनने को मिलता था कि एक दिन सब ठीक हो जाता है। उस एक दिन में कितने साल चले जाते हैं। लोगों की झूठी सहानुभूति और घर वालों के ज़बरदस्ती के दबाव से मम्मी की ज़िंदगी तो ख़राब हो ही रही थी, लेकिन मेरा बचपन भी श्रापित बन गया था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि एक दिन ठीक होने का क्या मतलब होता है। पूरा बचपन और आधी जवानी सिर्फ इसी कलेश में, इसी उधेड़-बुन में रह गई, और हमारा पूरा बचपन, हम उस बचपन को याद भी नहीं करना चाहते। मैं और मेरे भाई बहन 15-16 साल के हो चुके थे। दारू की अथाह लत के कारण एक दिन बाप का लिवर फेल हो गया और वो मर गया। उसकी मौत भी ऐसी हुई थी कि उसकी लाश भी हमें नाली में मिली। जैसे तैसे लोगों ने हमारा पता ढूंढा और हमें लाश के बारे में बताया। बाप के मरते ही कर्जदारों की ऐसी तैसी बाप के मरते ही कर्जदारों ने आना शुरू कर दिया था, धमकी देना शुरू कर दिया था।
अब मेरी माँ जैसी औरतें जिनकी शादी ही 10-12 साल की उम्र में हो जाती है, जिसके पति ने उसे घर से बाहर कदम इसलिए नहीं रखने दिया क्योंकि वो अपनी मर्दानगी से बाहर नहीं आ पा रहा था। ऐसे में कर्जदार सर पे और हाथ में एक पैसा नहीं, रिश्तेदारों ने भी मुंह फोड़ फेर लिया था। मेरी माँ के लिए घर से बाहर जा कर के काम करना बहुत ही नया और बहुत ही मुश्किल था। जवान थी और बाहर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हमारी भी बड़े होने की उम्र थी। माँ घर से बाहर जा कर के काम किया करती थी, जिसके कारण घर में बहुत किल्लतें भी शुरू हो गई थी और घर में अब किसी बड़े का साया भी नहीं था, जिसके कारण मेरा छोटा भाई नशे की लत में लग गया और लोगों का यही कहना था कि कोई बात नहीं, बुरा वक्त चल रहा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आंटी को अपने परिवार के साथ अपना घर छोड़ कर के भागना पड़ा क्योंकि कर्जदारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसको चुकाने की हिम्मत उनके परिवार के पास नहीं थी। दूसरे शहर में आने के बाद जल्द से जल्द माँ ने बहन की शादी कर दी। बाप के बाद अब भाई को नशे की लत लग चुकी थी। अब जो काम बाप किया करता था अब वो भाई करने लगा था। अब वो शाम को आकर के माँ को और मुझे गाली गलौज करने लगा था। घर की परिस्थितियों को देखकर एक दिन माँ ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तेरी शादी कर पाऊँ। तुझे अगर कोई पसंद है तो तू उसके साथ मंदिर में शादी कर और चली जा। आंटी जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसी फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी उनको अच्छे लगते थे और दोनों की शादी भी हो गई। शादी में किसी तरीके का कोई लेन देन नहीं था। आंटी ने पहले ही अंकल को कह दिया था कि मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी। आंटी ने अपनी नई ज़िंदगी में इस उम्मीद से कदम रखा था कि पिछली ज़िंदगी से नई ज़िंदगी शायद थोड़ी बेहतर होगी और शायद यही एक सही समय होगा कि जहां लोग कहते थे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उनको पूरी उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। आंटी बहुत खूबसूरत थी। जिस फैक्ट्री में वो काम करती थी उस फैक्ट्री में अंकल के अलावा और भी कई ऐसे कर्मचारी थे जो आंटी को पसंद किया करते थे, पर कभी कहा नहीं और आंटी ने भी उन्हें घास नहीं डाली थी। अचानक हुई शादी से कई लोग भड़क गए और फैक्ट्री के कई लोगों को बहुत गुस्सा आ गया था। आंटी को अपने 20 साल की उम्र में पहली बार एक खुशी का एहसास हो रहा था। उनको पहली बार ये एहसास हो रहा था कि उनका अपना घर और अपना परिवार हो गया है। वो अपने रिश्ते को 100 में से 1000% डेली दे रही थी। शादी के बाद आंटी ने नौकरी छोड़ दी और अपनी गृहस्थ जीवन में पूरी तरीके से घुल मिल गई। उन्होंने अंकल के अंदर ना ज़्यादा कुछ पूछताछ करी और ना ही उनका कोई स्टेटस देखा। उनको उनकी एक ही आदत अच्छी लगती थी कि वो दारू नहीं पीते थे। पुराने घाव में उनका जो दिमागी संतुलन था, जो उनका दिल में बैठा हुआ डर था, वो यही था कि दारू पीने वाला आदमी नहीं चाहिए था। पर अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं और अक्सर जैसा आपकी माँ के साथ हुआ होता है, लड़कियां भी अपने गृहस्थ जीवन में वो ही भुगतती हैं, क्यों पता नहीं। दोनों की खुशहाल ज़िंदगी और खूबसूरत जोड़े ने फैक्ट्री के कुछ लोगों की रातों की नींद हराम कर दी थी। फैक्ट्री में साथ में काम करने वाले किसी ने आंटी के कान भर दिए और कहा कि तूने जिससे शादी करी है उसका बाप तो ऐसा था वैसा था और पैसों के लिए ये लड़कियां गलत काम करती थीं। इस बात से अंकल की फैक्ट्री में उस आदमी से लड़ाई हो गई। अब लड़ाई दुश्मनी में बदल गई थी और अब कानाफूसी भी शुरू होने लग गई थी। ये तो शायद फैक्ट हो गया है आज के टाइम में कि अच्छी और सुंदर लड़कियां आदमियों से हजम नहीं हो रही हैं। फैक्ट्री की बातें अंकल के दिमाग में घर करने लगी थी और उनके साथ साथ घर भी आ जाया करती थी। अंकल अपने दिमाग में बहुत सारा कचरा अपने ऑफिस से भर कर लाते थे। वो ये बात समझ नहीं पाए कि लोगों का काम ही है भड़काना और अच्छी चीज़ें लोगों को हजम नहीं होती। उनको वो चीज़ यकीन आने लगी थी क्योंकि ज़्यादा
क्यों पता नहीं, लेकिन वो आंटी को जानते थे, उनकी घर गृहस्थी के बारे में उन्हें पता था, आंटी ने अपनी सारी स्टोरीज़ उनको बताई थी। पर कान का कच्चा आदमी, आंटी की किस्मत में शायद यही था। उन्होंने अपने दिमाग में इन सब चीज़ों को ऐसा भर लिया था कि आंटी का मायके जाना बंद हो गया था। उनको ये लगता था कि मायके में कोई दूसरा इसने पाल के रखा हुआ है, कोई दूसरा खसम इसने पाला हुआ है, जैसा लोग कहते हैं कि वहाँ इसके अफेयर हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने आंटी का मायके जाना बंद करवा दिया। लेकिन आंटी की मुसीबत कुछ और थी, क्योंकि पापा के मरने के बाद और भाई के नशे में जाने के बाद आंटी ही एक ऐसी थी जो माँ को समझ सकती थी और समझा सकती थी। वो बेटी का फ़र्ज़ निभा रही थी जो हर बेटियों को निभाना चाहिए। पर अंकल ने आंटी को मायके जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, और वो ये बात आंटी को, अपनी माँ को बोल भी नहीं पा रही थी। और दूसरी तरफ आंटी की माँ ये सोच कर के परेशान हो रही थी कि मेरी ये बेटी भी मुझे छोड़ कर के चली गई, उसने शादी के बाद वो मुझे भूल गई और पलट के कॉल तक नहीं किया। कई बार आंटी की माँ का फ़ोन भी आता था और वो फ़ोन करके पूछती थी कि तू ठीक है, तेरी गृहस्थ ज़िंदगी ठीक चल रही है। पर अपनी माँ को बहुत पहले से दुखी देख करके अब वो और अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती थी। उन्होंने कभी ये बात नहीं बताई कि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत दुखी हूँ और मेरा पति मुझ पर बहुत शक करता है। आंटी की ये हालत हो गई थी कि अंकल के फैक्ट्री जाने के बाद ही वो अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर पाती थी, वो भी थोड़ी देर के लिए। भड़काने वालों ने अंकल के दिमाग में बहुत ज़्यादा घर कर लिया था। अब ये हालत हो गई थी कि उनकी तरफ कोई पलट के देखता था या उन्हें कोई नमस्कार या हाय हेलो भी करता था तो अंकल को लगता था कि वो उस पे और उनकी पत्नी पे हंस रहे हैं। भड़काने वालों ने अपना खेल इतना बखूबी खेला कि अंकल की नई नई शादी में अब अंकल को आंटी के किए हुए अच्छे काम, उनका ख्याल रखना, उनके घर को स्वर्ग बनाना, ये सब अब नहीं दिख रहा था। अंकल ने अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अपनी माँ से बात करी। शायद वो गलती ही थी। अंकल ने अपनी माँ से बात की और उन्हें सारी बातें बताएं। माँ को वैसे भी वो रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि बिना बाप और बिना भाई के उनको ये लगा कि ख़ानदान ही नीच है, ख़ानदान ही बहुत छोटा है। उन्हें कभी ये रिश्ता पसंद नहीं था और दहेज तो आया ही नहीं। पहले उन्होंने बेटे को बहुत गालियाँ दी और बहुत भड़काया भी, और ये भी कहा कि तेरे जैसे बेटों को तो दूसरे शहर काम के लिए भेजना ही नहीं चाहिए। तेरी औरत जैसी कई रंडियाँ तुम जैसों को फांसने के लिए बैठी रहती हैं। इतना सब कहने सुनने के बाद अंकल के वैसे ही दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ था और भर दिया गया। आंटी की सास अब आंटी के साथ रहने लगी थी उन पे नज़र रखने के लिए। आंटी की सास को जैसे अब पूरी तरीके से अथॉरिटी मिल चुकी थी। उनको वो पावर मिल चुकी थी कि वो जो भी, जैसा भी, जितना भी अपने बेटे को बताएंगे, उनका बेटा वो ही सच मानेगा, वो पत्नी की बातों को सच नहीं मानेगा। ऐसे में हालात बिगड़ चुके थे। आंटी अंकल के रिश्ते में अब वो हो रहा था जो बाहर के लोग चाहते थे, जो सास चाहती थी, जो फैक्ट्री के लोग चाहते थे, यानी कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े और कलेश, और वही होना शुरू हो गया था। बहुत दिनों तक तो आंटी को ये महसूस भी नहीं हो पा रहा था कि उनकी सास घर बैठे बैठे जिसकी वो सेवा सुबह शाम कर रही है, वही औरत रात में अपने बेटे को खबरी बन के सारी उल्टी सीधी खबरें देती थी। लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी और आंटी अब फंसती जा रही थी। ना मायका, ना पढ़ाई लिखाई, ना कोई नौकरी, और अपने आप को पूरी तरीके से इस आदमी के ऊपर समर्पित कर दिया था। आंटी सब तरफ से हार चुकी थी, खाली हो चुकी थी। बहुत देर तक लड़ाई होने के बाद अंकल की सास अपना खेल खेलती थी और आंटी को कहती थी, तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगी, एक दिन सब ठीक हो जाता है, तू परेशान मत हो। सब चीज़ करवाने के बाद, भड़काने के बाद उसके अंदर ये डर भी रहता था कि बेटा मार मार में ज़्यादा ना मार जाए और किसी तरीके का पुलिस केस ना हो जाए। इसलिए ज़्यादा गर्मी बढ़ता देख वो बीच बचाव करने के बहाने आ जाती थी और दोनों बेटा बहू के नज़रों में ऊपर उठने की कोशिश करती थी, झूठ मूठ का।
माँ भगवान का रूप होती है। अच्छा, तो सास क्या होती है? जब हर माँ ने अपने अपने बच्चों के लिए ही कुछ ना कुछ करना है तो वो भगवान कैसे? वो तो स्वार्थी हो गए ना फिर तो। सिर्फ लालच में वो बुढ़िया इतनी खो गई, उसे क्या लगा उसका बेटा कहीं का हीरा है। आंटी बहुत सेवा करती थी। अपने घमंड में भूली हुई सास ये देखना भूल रही थी कि उसका बेटा किसी और की बेटी पे हाथ उठा रहा है। उसकी भाषा, उसका भड़काव उसके बेटे को जानवर बना रहा है और अब उसका बेटा पूरी तरीके से धीरे धीरे जानवर बनता जा रहा है। उसके अंदर की इंसानियत मरती जा रही है। आप पैसा कम ज़्यादा कमा लो पर अपने बेटे को शैतान बनता मत देखो। परिस्थितियों ने और सास ने मिल करके आंटी के सामने उनका अतीत लाके खड़ा कर दिया था। अब अंकल पीने लगे थे। क्या उस सास के कलेजे को ठंडक पड़ी होगी अपने बेटे को पीता हुआ देख करके? लेकिन फिर भी उसने इस गलती की सज़ा पूरी की पूरी अपनी बहू पे थोप दी और अपने आप को बिल्कुल ही फ्री कर दिया, इल्ज़ाम से बिल्कुल मुक्त कर दिया। अंकल को पी करके लड़ाई झगड़ा करते देख आंटी को अपना बचपन और अपनी माँ की याद आने लगी। अपने हालातों से टूटी और बर्दाश्त के बाहर होती बात देख करके आंटी अपनी माँ के पास गई। हालांकि वो कुछ कहना तो नहीं चाहती थी पर उनकी माँ को समझ में आ गया। उन्होंने अपनी माँ को सब कुछ बताया और ये सारी चीज़ें जो भी हो रही थी वो सब कुछ बताई। आंटी के माँ ने भी यही कहा, बेटा सब्र कर। मायके में घुसे आंटी को सिर्फ आधा घंटा ही हुआ होगा। उन्होंने पानी भी नहीं पिया था, ना चाय पी थी। इतने में उनका भाई आ गया और पिया हुआ था और उसने बहन को बहुत सारी गालियां दे करके उसका हाथ पकड़ के बाहर फेंक दिया। उसका पता नहीं इन हालातों को कौन समझ पाता है, लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझ पाई जब मैंने ये कहानी सुनी कि एक लड़की जिसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, बहुत कमाऊ, बहुत रिच पापा नहीं है, बहुत अच्छा भाई नहीं है, पति भी वैसा मिल गया, ना पढ़ाई है ना नौकरी है और अब पूरी तरीके से दिल और दिमाग भी उस रिश्ते ने ले लिया था, अपना कैदी बना लिया था। आंटी को एक दलदल में फंसी हुई ज़िंदगी लग रही थी जो निकल नहीं पा रही थी। शादी के जिस रिश्ते में आंटी आसानी से बंध गई थी, उस रिश्ते से निकलना मरने से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। पर फिर भी एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबका यही कहना था। लोगों के कहने पे क्या क्या नहीं किया, पूजा पाठ, व्रत, दान पुण्य, कई कई मंदिरों में जाना, क्या क्या चीज़ चढ़ाना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब धीरे धीरे आंटी अपनी ही माँ की ज़िंदगी जीने लगी थी। बस किरदार बदल गए थे लेकिन हालात वही से वहीं आ गए थे। कुछ आगे नहीं बढ़ा था, कुछ ठीक नहीं हुआ था। पिछला अतीत ही उठ करके उनके सामने आ गया था। रोज़ गाली सुनना, मार खाना, दूसरी लड़कियों के बारे में पता चलना, सास के ताने सुनना अब आम हो गया था। कई बार सोचा आंटी ने कि मर जाती हूँ या इस रिश्ते से बाहर निकल जाती हूँ, पर ना निकल पाई ना मर पाई, कैद बन के रह गई। धीरे धीरे उस कैद को ही अपनी आदत बना ली। अब कुछ ठीक नहीं होने वाला था, कुछ नहीं, और वही हुआ। इंतज़ार हो गया, इंतज़ार ख़त्म हो गया। सास स्वर्गवासी हो गई, पति भी चल बसे 40 की उम्र में, और मैं वहीं की वहीं रह गई।